क्लास 12th इकोनॉमिक्स आर्ट्स साइंस कॉमर्स के लिए मॉडल सेट क्वेश्चन जारी किया गया है, जिसमें से हम लोगों ने सेट 1 कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो में हम लोग सेट 2 के प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि विभिन्न विषयों के महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। तो पहला आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो रैगनर फ्रीस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा है, आर्थिक समस्या को दर्शाने वाले वक्र को कहते हैं तो उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। निम्न में किसे गोसेन का प्रथम नियम कहा जाता है? तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को गोसेन का प्रथम नियम कहते हैं। सीमांत उपयोगिता को ज्ञात किया जाता है तो इसका फॉर्मूला है डेल्टा टी यू बटा डेल्टा क्यू। निम्न में से किस वक्र का आकार अति परवलय होता है? तो औसत स्थिर लागत। किस बाजार में एआर वक्र एक्स अक्ष के समानांतर होता है? तो पूर्ण प्रतियोगिता हो जाएगा। पूर्ण प्रतियोगिता में स्थिर रहता है तो पूर्ण प्रतियोगिता में एआर और एमआर जो होता है वो स्थिर रहता है। किस तरह? तो ये जो है पूर्ण प्रतियोगिता का चित्र है और इसमें एआर और यही एमआर का रेखा है, जो एक पड़ी हुई रेखा रहती है, मतलब स्थिर रहती है। फर्म के संतुलन की प्रथम शर्त, तो फर्म के संतुलन की प्रथम शर्त है एम आर बराबर एम सी या एम सी बराबर एम आर, और दूसरी शर्त इसकी होती है कि एम सी की रेखा एम आर रेखा को नीचे से ऊपर जाते हुए काटे। सम विच्छेद बिंदु तब उत्पन्न होता है जब टी आर बराबर टी सी होता है। पूर्ति अपने लिए मांग स्वयं उत्पन्न कर लेती है, यह कथन किसका है? तो ये कथन जेबी से का है। किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है तो मांग और पूर्ति द्वारा। मांग और पूर्ति द्वारा इस तरह होता है, ये मांग ये पूर्ति, जहां दोनों बराबर हो जाएगा वहीं मूल्य निर्धारण होता है। 12, यदि किसी कीमत पर बाजार पूर्ति बाजार मांग से अधिक है तो उस कीमत पर बाजार में क्या होगा? देखिए यहाँ पर क्या कहता है, पूर्ति बाजार पूर्ति है सो बाजार मांग से अधिक होगा, मतलब सप्लाई ज़्यादा होगा डिमांड से, तब उसको हम लोग अधिपूर्ति कहेंगे, मतलब अधिक पूर्ति। किस बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है? तो एकाधिकार में। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होती है? शून्य होती है। निम्न में कौन उत्पादन के साधन है? तो भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंध, सभी उत्पादन के साधन है, आपका डी हो जाएगा। उद्यमी को प्राप्त होने वाला अंश क्या कहलाता है? तो उद्यमी को प्राप्त होता है लाभ। श्रम को मजदूरी मिलता है, पूंजी को ब्याज मिलता है और भूमि को लगान मिलता है। तो यहाँ उद्यमी मतलब साहसी, जिसको लाभ प्राप्त होता है। फर्म क्या है? तो फर्म क्या है? उत्पादक होता है। अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ। आपके बैंक खाते में 15 अप्रैल 2021 को 50,000 रुपये है, यह रकम किस संकल्पना का उदाहरण है? तो यह स्टॉक का उदाहरण है। सकल घरेलू उत्पाद में शुद्ध घरेलू उत्पाद को घटाने से क्या प्राप्त होता है? तो घिसावट व्यय प्राप्त होता है, इसको हम लोग मूल्य ह्रास भी कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विनिमय का सर्वोत्तम साधन है? तो विनिमय का सर्वोत्तम साधन मुद्रा होता है। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। यह परिभाषा किसकी है? तो हार्ले विदर्स की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 में। भारत में 1 रुपया का नोट जारी करता है तो भारत सरकार का वित्त मंत्रालय। उपभोग निर्भर करता है तो उपभोग जो है वो आय पर निर्भर करता है। उपभोग का फॉर्मूला होता है y बराबर फंक्शन ऑफ सी, मतलब आय जो है वो उपभोग पर निर्भर करता है। किन्स के अनुसार बेरोजगारी दूर की जा सकती है? तो समग्र मांग को बढ़ाकर। मंदी दूर करने के लिए किन्स के विचार में क्या है? तो सार्वजनिक व्यय को बढ़ाना चाहिए। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत शामिल किया जाता है आयकर को। संतुलित बजट किसे कहते हैं? तो जब कुल व्यय और कुल प्राप्तियां बराबर हो जाए। और लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, विदेशों से पूंजी निवेश से आय है लेनदारी। अब यहाँ से आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, अर्थव्यवस्था के किन्हीं 2 केंद्रीय समस्याओं को लिखे। तो पहला है, साधनों से किन वस्तुओं का तथा कितनी कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाता है, साधनों के आवंटन की समस्या। दूसरा है, वस्तुओं का उत्पादन कैसे किया जाए, उत्पादन तकनीकों के चुनाव की समस्या। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या पूछ रहा है तो ये हो जाएगा, और यही रहता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या या कीमत यंत्र की केंद्रीय समस्या। तब वहाँ जाता है क्या, कैसे, किसके लिए। मांग क्या है? तो मांग का मतलब है किसी वस्तु या सेवा को खरीदने की इच्छा और उसके लिए भुगतान करने की क्षमता। लागत से आप क्या समझते हैं? तो उत्पादन के साधनों का प्रयोग करने के लिए जो धनराशि व्यय करनी पड़ती है
उसे उत्पादन लागत कहते हैं। उत्पादक कौन है? उत्पादक वह व्यक्ति है जो आय अर्जित करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन या बिक्री करता है। हस्तांतरण आय क्या है? तो हस्तांतरण आय का मतलब है बिना किसी उत्पाद या सेवा के बदले में मिलने वाली आय। भुगतान से इससे क्या अभिप्राय है? तो किसी देश द्वारा अन्य देशों को चुकाई जाने वाली कुल राशि और अन्य देशों से मिलने वाली कुल राशि के अंतर को हम लोग भुगतान शेष कहते हैं। बजट से क्या तात्पर्य है? तो बजट एक वित्तीय वर्ष मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि के दौरान सरकार की प्राप्तियों अर्थात आय तथा सरकार के व्यय के अनुमानों का विवरण होता है। एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन मतलब स्वचालित मुद्रा वितरण यंत्र। इसका आविष्कार 1939 ईस्वी में लूथर जॉर्ज सिमियन ने किया था। अंतिम ऋणदाता के रूप में केंद्रीय बैंक के कार्य समझाएं। तो देश के अन्य बैंकों के लिए केंद्रीय बैंक अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करता है। इसका अर्थ यह है कि जब किसी वाणिज्य बैंक को कहीं से भी ऋण प्राप्त ना होता हो तब वह केंद्रीय बैंक से ऋण की मांग करता है और केंद्रीय बैंक उचित प्रतिभूतियों के आधार पर उसे ऋण दे देता है। इस प्रकार केंद्रीय बैंक अंतिम ऋणदाता के रूप में देश की बैंकिंग व्यवस्था पर नियंत्रण स्थापित करता है। 40 है औसत बचत प्रवृत्ति तथा सीमांत बचत प्रवृत्ति में क्या अंतर है? तो औसत बचत प्रवृत्ति एक अर्थव्यवस्था के आय तथा रोजगार के दिए हुए स्तर पर समग्र बचत और समग्र आय का अनुपात होता है। इसका यह फॉर्मूला है औसत बचत प्रवृत्ति बराबर बचत बटा आय मतलब एस बटा वाई। वही है आय में होने वाले परिवर्तन मतलब डेल्टा वाई के कारण बचत में होने वाले परिवर्तन तो यहाँ पर आपका गलती से डेल्टा सी लिखा गया, यहाँ होना चाहिए था डेल्टा एस मतलब इस तरह आपको लिखना है। बचत में होने वाला परिवर्तन मतलब डेल्टा एस के अनुपात को सीमांत बचत प्रवृत्ति कहते हैं। तो सीमांत बचत प्रवृत्ति का फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा एस बटा डेल्टा वाई। अगला है राजस्व प्राप्तियां क्या है? तो राजस्व प्राप्तियों को उन प्राप्तियों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो न तो कोई देनदारी पैदा करती है और न ही सरकार की परिसंपत्तियों में कोई कमी लाती है। प्रत्यक्ष कर क्या है? उदाहरण सहित समझाएं। तो जिस कर के भुगतान में कर भार तथा कर दायित्व एक ही व्यक्ति पर पड़ते हैं उसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं, जैसे आयकर, संपत्ति कर आदि। उत्पादन संभावना वक्र से क्या समझते? तो एक ऐसा वक्र जो दिए हुए साधनों तथा तकनीक द्वारा दो वस्तुओं के उत्पादनों की वैकल्पिक संभावनाओं को प्रकट करता है उत्पादन संभावना वक्र कहलाता है। मांग के नियम से आप क्या समझते हैं? तो मांग का नियम मूल्य तथा मांग के बीच के विपरीत संबंध को व्यक्त करता है। मार्शल के शब्दों में मांगी गई मात्रा मूल्य में कमी के साथ बढ़ती है तथा मूल्य में वृद्धि के साथ घटती है, जैसा कि हम लोग चित्र में देख पा रहे हैं। जैसे जैसे मूल्य बढ़ रहा है, 2 से 4 हुआ है तो मांग मेरा क्या होता है? जब मूल्य मेरा 8 था तो मांग हो रहा था मेरा 2, जब मूल्य मेरा 6 था तो मांग हो रहा है 3, जब मूल्य मेरा 4 था तो मांग हो रहा है 4 और जब मूल्य मेरा 2 था तो मांग हो रहा है 5। और यदि हम उल्टा चलेंगे तब जब मूल्य मेरा 2 था तो 5 मतलब ये फिर उल्टा हो जाएगा, मतलब मूल्य बढ़ेगा तो मात्रा घटेगा और मूल्य घटेगा तो मांग बढ़ेगा। चित्र से स्पष्ट है कि एक्स अक्ष पर वस्तु x के लिए मांग मात्रा तथा y अक्ष पर x वस्तु के लिए मूल्य को दर्शाया गया। मूल्य घटने से मात्रा बढ़ती जाती है, इसलिए डी मांग की रेखा ऊपर से नीचे दाहिनी ओर गिरती है। मतलब मूल्य और मांग के बीच विपरीत संबंध होता है, तो ये जो हमको मांग का रेखा प्राप्त होता है वो ऊपर से नीचे दाहिनी ओर गिरती है। अगला उत्पादन फलन की संकल्पना को समझाएं। तो वाटसन के शब्दों में एक फर्म के भौतिक उत्पादन और उत्पादन के भौतिक कारकों के संबंध को उत्पादन फलन कहा जाता है। ये फॉर्मूला है QX बराबर फंक्शन ऑफ L के, जहाँ पर QX क्या है? तो X वस्तु का भौतिक उत्पादन, L जो है श्रम की भौतिक इकाइयाँ, K जो है वो पूंजी की भौतिक इकाइयाँ हैं और F जो है वो फलन को बताता है। पूंजी में विस्तार को रेखा चित्र द्वारा समझाएं। तो जब वस्तु की कीमत में वृद्धि के कारण उत्पादक अधिक इकाइयों की पूर्ति करते हैं तो इसे पूर्ति में विस्तार कहा जाता है। इस अवस्था में उत्पादक उसी पूर्ति वक्र पर नीचे से ऊपर की ओर सरक जाता है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। इस चित्र में क्या है कि जब मूल्य OP है तो हम पूर्ति कितना हो रहा है? OQ, और जब मूल्य बढ़कर OP1 हो गया तो पूर्ति हो जा रहा है OQ1 और हम लोग A बिंदु से कहाँ पर सरक के आ जाते हैं? B बिंदु पर आ जाते हैं। मतलब
इसी पूर्ति वक्र पर ए से बी की ओर आते हैं, तो ये हम लोग का पूर्ति का विस्तार कहलाएगा। अगला है पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य कैसे निर्धारित होता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो मूल्य है वो मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है। मतलब जिस बिंदु पर मूल्य मांग और पूर्ति बराबर हो जाते हैं वहीं पर मूल्य निर्धारित होता है। जैसा कि आप ये चित्र में देख सकते हैं, ये है आपका मांग का रेखा, ये है पूर्ति का रेखा, दोनों कहाँ बराबर हो रहे हैं, मान लीजिए ये बिंदु पर, तो बाजार में मूल्य निर्धारित होगा ओपी और मांग और पूर्ति हो जाएगा ओक्यू। इसको हम लोग गणितीय विधि द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसे मांग का ये फॉर्मूला है डी बराबर अल्फा माइनस ए पी। यहाँ डी मांग को बता रहा है, अल्फा है वाई अक्ष का कटान बिंदु, ए है सो मांग का ढाल को बता रहा है और पी है सो मूल्य को बता रहा है। दूसरा फॉर्मूला है पूर्ति का एस बराबर बीटा प्लस बीपी। इसमें यहाँ ये माइनस है क्योंकि मांग का रेखा जो है नीचे से ऊपर दाहिनी ओर गिरती है, ऋणात्मक होती है, इसलिए यहाँ माइनस लगा हुआ है। और पूर्ति की रेखा नीचे से ऊपर की ओर जाती है, इसलिए यहाँ प्लस लगा हुआ है। अब हमको अगर मूल्य निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, मांग और पूर्ति को बराबर करेंगे, इसलिए एस बराबर डी फॉर्मूला लगा दिए। एस का यहाँ मान कितना है, बीटा प्लस बीपी, एस के जगह पर बैठा दिए, बराबर का बराबर दे दिए, और डी का मान है अल्फा माइनस ए पी। अब हमको मूल्य निकालना है तो P यहाँ पर है और यहाँ पर, इसको उठा के इधर ले आएंगे तो यहाँ BP जो है लिख दिए, इसको उठा के माइनस वाला को इधर लाए तो प्लस हो गया, और अल्फा इधर जस का तस है, बीटा को उठा के इधर करते तो माइनस होगा। यहाँ दोनों में से हम लोग P को कॉमन ले लेंगे तो मेरा बच जाएगा B प्लस ए और इधर अल्फा माइनस बीटा, इसलिए P का मान लिख लेगा मेरा अल्फा माइनस बीटा बटा B प्लस ए, यही निर्धारित मूल्य होगा। अगला है मान लीजिए कि नमक की मांग तथा पूर्ति वक्र इस प्रकार दिया गया। मांग कितना दिया गया है, D बराबर 1000 माइनस पी, और पूर्ति दिया है 700 माइनस 2p। आपको ज्ञात करना है संतुलन कीमत तथा मात्रा ज्ञात करना है। तो संतुलन कहाँ से होगा, तो अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं S बराबर D से होगा। फॉर्मूला क्या इसका लगेगा, S बराबर D। तो इसी फॉर्मूला पर हम लोग S और D का मान बैठा देंगे। S का मान दिया हुआ है, D का मान दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ बैठा दिए हैं, S बराबर D कर दिए। तो D का मान कितना है, इतना, S का मान है इतना, बैठा दिए। P का मान हमको निकालना है, उठा के इधर ले आएंगे और 1000 को भेज देंगे इधर। तो आपका जब दोनों को आप इधर उधर कीजिएगा तो आपको P का मान कितना आ जाएगा, 300। अब ये P का मान आपका 300 आ गया। इस 300 को हम लोग D में क्या करेंगे, बैठा देंगे। D का मान कहाँ पर था, यहाँ पर, यहाँ पर बैठा देंगे। तो P के जगह पर मेरा क्या बैठ जाएगा, 300। अब 1000 में 300 को घटा दीजिएगा तो मेरा कितना आ जाएगा, 700। तो मांग कितना लिख लेगा, 700। इसका मतलब है संतुलन कीमत जो है वो मेरा 300 लिख लेगा और मात्रा मेरा 700 लिख लेगा। अगला है एकाधिकार की परिभाषा दे, इसकी मुख्य विशेषता बताएं। तो अंग्रेजी के मोनोपोली शब्द का अर्थ है एक विक्रेता से होता है। अंग्रेजी के मोनो का अर्थ है एक और पोली का अर्थ है विक्रेता। अतः एकाधिकार बाजार की वह स्थिति है जिसमें किसी वस्तु या सेवा का केवल एक ही उत्पादक होता है तथा उस वस्तु का कोई निकट प्रतिस्थापन नहीं होता। इसकी विशेषता क्या क्या है, तो एक विक्रेता तथा अधिक क्रेता, मतलब बेचने वाला एक रहेगा, खरीदने वाले बहुत रहेंगे। दूसरा है नई फर्मों के प्रवेश पर बाधाएं, मतलब फर्म है सो उद्योग में प्रवेश आसानी से नहीं कर सकता है, उसमें प्रतिबंध होता है, प्रवेश करने के लिए पेटेंट अधिकार लेना पड़ता है। तीसरा है निकट स्थानापन्न का अभाव, एकाधिकारी जो सामान को उत्पादन करेगा उसका कोई दूसरा उत्पादन नहीं कर सकता है, उसका कोई आपको निकट प्रतिस्थापक वस्तु नहीं मिलेगा। कीमत नियंत्रण, एकाधिकारी का कीमत पर पूरा नियंत्रण होता है। फिर है कीमत विभेद की संभावना, एकाधिकारी का कीमत पर चूंकि पूरा नियंत्रण रहता है वो इसलिए उस एक वस्तु का वो हर आदमी से अलग अलग मूल्य वसूल सकता है। जैसे हजारीबाग में वो 500 रुपया में कलम को बेचेगा, रामगढ़ में उसको हो सकता है 2 ही सौ में बेचेगा, तो वो उस पर निर्भर करता है। इसकी को हम लोग कहते हैं कीमत विभेद करना। 50 नंबर क्वेश्चन है जीडीपी में राष्ट्रीय आय की गणना कैसे करेंगे, व्याख्या करें। तो राष्ट्रीय आय को सकल घरेलू उत्पाद से ज्ञात करने के लिए आमतौर पर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हम लोग कहेंगे जीडीपी, जीडीपी का उपयोग किया जाता है। जीडीपी
एक देश की वास्तविक आर्थिक गतिविधियों का मूल्यांकन करता है जो संग्रहित वस्तु, खाद्य और सेवाओं के उत्पादन और वितरण में होती है। इसके माध्यम से सकल घरेलू उत्पाद का मूल्य प्राप्त किया जा सकता है, जिससे राष्ट्रीय आय का आकलन किया जा सकता है। जीडीपी को तीन मुख्य तत्वों से प्राप्त किया जाता है: उत्पाद, सेवाएं। इसमें उत्पादन का मूल्य और सेवाओं का मूल्य शामिल होता है। दूसरा है व्यय, तो उत्पादन के लिए विभिन्न सामग्रियों की खरीदारी और खर्च शामिल होता है। तीसरा है निवेश, तो इसमें स्थायी और अस्थायी संपत्ति के निवेश जैसे कि निर्माण या उत्पादक उपकरणों की खरीदारी शामिल होती। ये तीनों तत्व मिलकर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब जीडीपी को निर्धारित करते हैं, जो देश की सकल घरेलू उत्पाद का मूल्य होता है। इससे राष्ट्रीय आय का आकलन किया जा सकता है। अगला है मुद्रा क्या है, मुद्रा के कार्यों का वर्णन करें। तो क्रॉथर के अनुसार मुद्रा वह वस्तु है जो विनिमय के माध्यम के रूप में समानता स्वीकारी जाती है और साथ ही साथ मुद्रा के माप और मुद्रा के संग्रहण का कार्य करती है। मुद्रा के प्राथमिक कार्य क्या है, तो यह विनिमय का माध्यम मतलब लेन देन के काम में आता है मुद्रा। दूसरा है मूल्य का मापक है। इसके पहले जो मॉडल क्वेश्चन सेट 1 जो हम लोग कंप्लीट किए थे उसमें भी सेम यही क्वेश्चन था, उसमें थोड़ा हम डिटेल बताए हैं, तो उस वीडियो को आप लोग देखिएगा तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको हम थोड़ा जल्दी से बढ़ा देते हैं। अगला क्वेश्चन है गुणक क्या है, यह एमपीसी से किस प्रकार संबंधित है, उदाहरण सहित व्याख्या करें। तो गुणक जो है वो है विनियोग में प्रारंभिक वृद्धि के फलस्वरूप आय, कुल आय की अंतिम वृद्धि को व्यक्त करती है। 1936 में जे एम केन्स ने द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी में गुणक सिद्धांत का विस्तृत व्याख्या किया था। गुणक का फॉर्मूला क्या है, तो ये गुणक का फॉर्मूला है डेल्टा वाई बराबर के डेल्टा आई। इसमें डेल्टा वाई जो है, डेल्टा मतलब होगा परिवर्तन, वाई हो गया आई, के मतलब हो गया गुणक। परिभाषा फॉर्मूला के आधार पर हम लोग परिभाषा बोलेंगे, पढ़ेंगे इसको इस तरह: विनियोग में परिवर्तन के फलस्वरूप आय में परिवर्तन के अनुपात को गुणक कहते हैं। गुणक जो है वो एमपीसी पर निर्भर करता है, मतलब सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पर या फिर सीमांत बचत प्रवृत्ति पर। एमपीसी और गुणक में प्रत्यक्ष तथा एमपीएस और गुणक में विपरीत संबंध होता है। एमपीसी मतलब होता है सीमांत उपभोग प्रति, मतलब आय का वह भाग जो उपभोग पर खर्च किया जाए। तो यदि उपभोग होगा तो गुणक के साथ प्रत्यक्ष संबंध होगा, मतलब आय का प्रसारण होगा। और एमपीएस मतलब सीमांत बचत प्रवृत्ति होता है। सीमांत बचत प्रवृत्ति का फॉर्मूला होता है डेल्टा एस बटा डेल्टा वाई, मतलब आय और बचत के अनुपात को हम लोग सीमांत बचत प्रवृत्ति, मतलब जो पैसा हम कमाए हैं उससे हम कितना बचा लिए, बचा लेंगे तो पैसा मेरे पास संग्रहित हो जाएगा, वो बाजार में रनिंग नहीं करेगा, तो उसमें गुणक क्या होगा, काम नहीं करेगा। इसलिए गुणक का एमपीसी के साथ क्या है, प्रत्यक्ष संबंध होता है, जबकि एमपीएस के साथ विपरीत संबंध होता है। जब एमपीसी शून्य होता है तो गुणक 1 होगा। इसी प्रकार यदि एमपीसी 1 हो तो गुणक अनंत होगा। अब जैसे इसको हम लोग देखते हैं कैसे, एमपीसी का मान ले लिए हैं 0, तो गुणक का मान कितना होगा, तो इस फॉर्मूला में बैठाएंगे तो k बराबर 1 बट्टा एम पी सी, के 1 बट्टा 1 माइनस एम पी सी को मान लिए हैं 0, तो 0 बैठा देंगे। अब 1 में 0 को घटाएंगे तो 1 ही आ जाएगा, 1 1 कट के आ गया 1। तो यदि एम पी सी मेरा अगर 0 रहेगा तो गुणक कितना रहेगा, 1 रहेगा। अब यदि एम पी सी अगर मेरा 1 है तो गुणक मेरा कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। कैसे, तो गुणक का फॉर्मूला ये है, बैठा दिए, एमपीसी की जगह 1 बैठाएंगे, 1 में 1 गया 0, अब ऊपर संख्या नीचे 0, भागफल मेरा आ जाएगा इन्फिनिटिव, अनंत आ जाएगा। इसीलिए यदि एमपीसी 1 है तो गुणक मेरा अनंत हो जाएगा। तो बच्चों ये थे आपके इकोनॉमिक्स मॉडल सेट 2 के कंप्लीट आंसर, जो एक ही वीडियो में मैंने कंप्लीट कर दिया है। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। बहुत जल्द हम लोग मॉडल सेट 3 के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।